नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर दिल्ली टू मुंबई फुल घमासान जारी है। इसी से जुड़ी दो तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर कैसे कमेटी गठित हो चुकी है। और दिल्ली में रामनाथ कोविंद से जेपी नड्डा की मुलाकात की तस्वीर। मुंबई में इंडिया की तीसरी बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। ये दो तस्वीरें, एक तरफ है सत्ता पक्ष की तैयारी, दूसरी तरफ विपक्ष की तैयारी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी गठित हो चुकी है, सरकार तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन को आगे बढ़ाने को लेकर। दूसरी तरफ मुंबई में इंडिया का ये महामंथन, जिसमें अभी को बहुत ज्यादा लब्बो-लुआब निकला नहीं। लब्बो-लुआब ये जरूर है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ में मिलकर लड़ना है। कोई नेता कह रहा है कि संभावना है मिलकर साथ चलेंगे, लेकिन ये बात, वो भरोसा अब तक नजर नहीं आया कि मिलकर ही लड़ेंगे। और देखिए, मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में बड़ा फैसला। इंडिया की अगली बैठक चेन्नई में संभव है। जानकारी सोर्सेस के हवाले से इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। तालमेल के लिए विपक्ष ने यह 13 सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी में केसी वेणुगोपाल हैं, शरद पवार हैं, तेजस्वी हैं, अभिषेक बैनर्जी, राघव चड्ढा, हेमंत सोरेन भी शामिल है, संजय राउत हैं, स्टालिन हैं, ललन सिंह हैं, वो इस कमेटी का के हिस्सा हैं, मेंबर हैं। महबूबा मुफ्ती हैं, डी राजा, उमर अब्दुल्ला कमेटी में शामिल है। देश भर में साझा रैलियां की जाएंगी और गठबंधन के नेता सितंबर के तीसरे हफ्ते में रैली करना शुरू करेंगे। ये जानकारी हमें सोर्सेस के हवाले से मिल रही है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में ही, यानी इसी महीने के ये मान लीजिए कि लगभग 20 तारीख के बाद ये रैलियां शुरू हो जाएंगी और इसमें विपक्ष के नेता नजर आने वाले हैं और सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी जल्द ही तय हो जाएगा। देखिए, आज एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की एक्सपेक्टेशन थी कि वो सामने होगा, लोगों क्या होगा ये सामने होगा, कन्वीनर कौन होगा ये तस्वीर साफ होगी। तो तीनों में से वो कोई भी चीज अभी तक नजर नहीं आई। लेकिन हाँ, क्या अपडेट है इंडिया महागठबंधन को लेकर? ये इस वक्त गठबंधन को लेकर अपडेट है कि एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें तमाम पार्टियों के नेताओं को रखा गया है। एक कमेटी जो बनाई गई है, ये कोऑर्डिनेट करेगी, रैलियां साथ में होंगी साझा करके। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा वो भी बाद में तय होगा। तो आज हुआ क्या? बैठक के बाद लालू यादव का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। बड़ी खबर, इसरो के वैज्ञानिक मोदी जी को सूर्यलोक पर पहुंचाएं। ये देखिए, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ये बड़ी खबर इस वक्त की। इसरो के वैज्ञानिक मोदी जी को सूर्यलोक पर पहुंचाएं। बैठक के बाद लालू यादव का कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए, लालू यादव अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बीच उनके बयानों से कंट्रोवर्सी भी खूब होती है। और इस बार पीएम मोदी को लेकर ऐसा स्टेटमेंट दे गए कि वो खुद अपने बयान में फंस सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हमने ये सुना, किसी जिम्मेवार आदमी ने कहा कि भाई हम लोग तो अब इतना देश के वैज्ञानिक आगे देश को ऊंचा कर दिए, दुनिया में नाम हो गया। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। पहुंच तो जाओ, हाँ, दुनिया भर में नाम हो जाएगा मोदी जी का। अमेरिका सब देश कहाँ पीछे छिटा जाएगा। देखिए, इसरो के वैज्ञानिक मोदी जी को पहुंचाएं सूर्यलोक। लालू यादव को आप सुन रहे थे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे गया लालू यादव। लालू यादव ने बैठक के बाद में जब बोलना शुरू किया तो पीएम मोदी को लेकर कटाक्ष करते करते वो ऐसे बह गए कि कंट्रोवर्सी में फंस गए। अदिति और प्रिया मेरे साथ जुड़े। अदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति का सीधे रुख करते हुए, अदिति, आज जिन 3 विषयों पर यह बैठक हो रही थी वो तीनों ही नजर नहीं आए। ना कन्वीनर का ऐलान हुआ, ना लोगो जारी हुआ, और ना इसके अलावा जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात हो रही थी ना वो ही क्लियर हो पाया। बस सामने क्या आया? कमेटी का गठन, और दूसरा बार बार ये बात दोहराई गई कि हमको साथ चलने के लिए एफर्ट करने हैं। तो क्या ये इसका नतीजा निकाला जाए कि अभी भी वो जो श्योरली होना चाहिए, वो श्योर होने वाली बात नजर नहीं आ रही है? अपन बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि या तमाम लोग ये कह रहे हैं, अंदर भी एक बात कही गई कि जो नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट करना चाह रहे थे, इस वजह से हमारी बैठक डीरेल हो गई। मुझे मेरी आवाज़ ही आ रही है, मैं चाहूँगी टेक्निकल टीम इसको ठीक करें। लेकिन इसके अलावा क्या होना था, क्या हुआ ये तो आपने बता ही दिया। देखिए, दरअसल में इंडिया गठबंधन लोगों पर जो लोगो था उस पर अंतिम मोहर लगनी थी।
इंडिया गठबंधन का स्वरूप तय करना था, जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात थी, चुनाव की तैयारियों को लेकर एक ऑफिस तय करना था, रिसर्च विभाग बनाना था, 5 से 10 प्रवक्ताओं का नाम तय करना था जिन्हें इंडिया के बारे में अधिकतर तौर पर बयान देना होगा, उसकी जिम्मेदारी लेनी थी, मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ी टीम बनानी थी और गठबंधन किन मुद्दों पर किन मुद्दों के तहत आम चुनाव में उतरेगी उसका खाका तैयार करना था और साझा कार्यक्रम जैसे रैली, जनसभा और अन्य कार्यक्रम का स्केड्यूल तय करना था। तो पूजा, वो तो आप सही कह रही हैं कि कुछ चीजों से तो टच होके गुजर गए हैं, पर जो मेजर बात थी कि संयोजक कौन होगा, लोगो कैसा होगा, लोगो आपका एक चेहरा होता है, वो कुछ भी तय नहीं हो पाया। और जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कल ये खबर आ जाना कि भाई कब ये जो स्पेशल सेशन बुलाया है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। तो जो सारा का सारा फोकस हुआ वो इस पे शिफ्ट हो गया कि अगर अचानक चुनाव आ गए तो हम तैयार नहीं है। एग्जैक्टली। तो हम सीट शेयरिंग, क्योंकि देखिए मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, सीट शेयरिंग एक सबसे बड़ा इशू होगा जो अभी नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि थोड़े इश्यूज हैं, सॉर्ट आउट करेंगे, मतभेद हैं। तो भाई 543 सीटों पर इतने सारे गठबंधन चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत सारे खींचतान होंगे, लेकिन जो रेजोल्यूशन पास हुआ ये हुआ कि जहां तक संभव होगा वहां तक लोकसभा चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। तो यानी आज से भी ये रेजोल्यूशन हुआ। दरअसल जरूरी है, बार बार जो बात कही जा रही है ईगो खत्म करें और साझा आए, तो अभी बहुत सारी ऐसी बैठकें जो ये 1 महीने के बाद करते हैं इनको जल्द करनी होगी। दिल्ली में जो ऑफिस तय किया हुआ है, दिल्ली में जल्द बैठकें बुलानी होंगी। इन बैठकों को थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, वरना जिस तरह का जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि आपको मैनिफेस्टो के जो पॉइंटर्स हैं सब बनाइए, किस सीट पे आप लड़ना चाहते हैं जल्दी से नाम दीजिए, मैनिफेस्टो के पॉइंटर्स भेजिए, क्योंकि कब क्या हो जाए। और फिर नीतीश कुमार ने स्वागत कर लिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो जाहिर तौर पे आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आज की अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें जिस विजन के साथ में विपक्षी गठबंधन जाएगा ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। आपका आकलन ये है, और अगर उस विजन, जैसे बीजेपी ने विजन 2047 का दिखाना शुरू कर दिया, ये जो विपक्षी गठबंधन है इनका जो विजन है वो विजन क्या है, क्या इसको लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई? प्रिया, मैं आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल, देखिए पूजा, विजन सिर्फ यही है कि नरेंद्र मोदी को कैसे काउंटर करना है, लेकिन अंदरूनी बात ये भी थी कि हम नरेंद्र मोदी को और नेशनल मुद्दों को ज्यादा हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, आज भी राहुल गांधी ने मोडानी की बात करी, अडानी की बात करी। अडानी और चीन के अलावा ज्यादा मुद्दों को हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जब जब इतिहास गवाए मोदी के ऊपर या कोई नेशनल इश्यूज पर बात उठी है या मोदी को किसी ने क्रिटिसाइज किया है तो मोदी को फायदा होता है। नरेंद्र मोदी को पता है कि जनता के बीच में जाकर कैसे बात करनी है कि कौन आपके बेटे को अपमान कर रहा है। तो एजेंडा तो तय था, लेकिन आज नहीं हुआ। राहुल गांधी, जैसा आपने बताया इस बुलेटिन की शुरुआत में पूजा, कि आज लालू प्रसाद यादव ऐसा कुछ कह गए जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। Exactly. तो एजेंडा तो बेसिकली ये बार बार ये दिखा रहे हैं लोकतंत्र को बचाना है, भ्रष्टाचार की बात, महंगाई की बात, पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद तो एजेंडा बीजेपी का है। तो महंगाई, लोकतंत्र और सबसे बड़ी बात है अल्पसंख्यक, ये 3 मुद्दों को ये लेकर जाएंगे। नरेंद्र मोदी को अगर ज्यादा कोसेंगे तो इंडिया का नुकसान होगा, ये अंदर बात हो चुकी है, लेकिन यही वजह है कि सबको कैसे समझाया जाए। जी प्रिया, आपने वहां पर क्या क्या नोटिस किया, क्योंकि आप भी लगातार 2 दिनों से वहां पर हैं? पूजा, कहते हैं कि तस्वीरों के बहुत सारे मायने हैं और ये जो तमाम नेता आज यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने जो अपनी बातें कही, बहुत कुछ यहाँ से स्पष्ट हो रहा था। देखिए, पहली बात तो ये है, क्योंकि आप तीनों मीटिंग्स में देखेंगे और तीनों मीटिंग्स में अगर आप तमाम नेताओं के स्टेटमेंट सुनेंगे तो एक बात बहुत प्रमुख तौर पर ये बात कही जाती है, वो ये कि हमें अपने ईगो को साइड करना होगा। क्यों बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है कि तमाम नेता मीडिया से कहें, तमाम नेता मीडिया से जब भी बाइट दे रहे तो यही कह रहे हैं कि हम अपने ईगो को साइड करना होगा। यानी कि कुछ पेच क्या ईगो को लेकर नज़र आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर ईगो नहीं है, अगर आपसी कोई मतभेद नहीं है तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
पड़ती। दूसरी चीज़, अरविंद केजरीवाल आज जब यहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि बस दिखाया जा रहा है, बल्कि हमारे लिए सब कुछ समान है, हमारे यहाँ कुछ भी ऐसी लड़ाई नहीं है। तो अगर लड़ाई है नहीं तो आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ती है कि तमाम जो नेता हैं वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। दूसरी सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस बैठक से कई सारी उम्मीदें पूजा हम लगा रहे थे, क्योंकि 5 एजेंडे इस मीटिंग के रखे गए थे। पहला तो ये कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, इसको लेकर फैसला हो चुका है। दूसरा ये कि संयोजक कौन होगा ये स्पष्ट होगा, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। तीसरा ये कि INDIA का लोगो क्या होगा, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अलग अलग जो पार्टीज हैं उनका अलग अलग मत है, अलग अलग डिज़ाइन से यहाँ पर रखे गए, लेकिन सहमति नहीं बनी। चौथा सबसे अहम था वो ये था कि INDIA का झंडा यहाँ पर जारी हो सकता है। इसके अलावा अब सीट फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा चल रही है। सवाल ये कि अगर इन तमाम तकनीकी पहलू पर अभी से पेंच फंस रहा है तो आगे, क्योंकि 2024 में ज़्यादा वक्त शेष नहीं है, तो आगे ये तमाम जो पार्टी है वो कैसे तैयारी करेंगी। आज जब यहाँ पर तमाम दल जुटे थे तो ये बात कही गई कि देखिए हम तो 26 से 28 हो गए, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को देखा जा रहा है, यानी कि संख्या बल को बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए 2 जो नई पार्टी को इसमें इस अलायंस में जोड़ा गया है उनका जनाधार बहुत ज़्यादा नहीं है। पीजेंट पीपल पार्टी जो कि इस पूरे अलायंस का हिस्सा बनी है, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में भले ही लोग इसको जानते हों, लेकिन बाकी के हिस्से में लोग इस पार्टी को नहीं जानते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे बड़े बड़े दल हैं जो कि अभी भी इस अलायंस का हिस्सा नहीं, और जो लगातार, आपको याद होगा असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हम तो तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तो क्या ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि जो भी तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है और जो भी यहाँ से खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये कि आने वाले वक्त में भी कई सारी ऐसी बैठकें होंगी तब जाकर के कोई सहमति बन पाएगी। क्योंकि देखिए अगर 5 एजेंडों में से सिर्फ एक पर सहमति बनती है तो ये बताता है कि आखिरकार मतभेद यहाँ पर किस तरीके के हैं। हालांकि तमाम दल कह रहे हैं कि मतभेद भले ही है भी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आप दोनों के पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख करेंगे। गठबंधन के दल 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी ने यह बात कही है, हम सब साथ होंगे तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गठबंधन लड़ेगा, गरीबों किसानों को साथ लेकर चलेंगे, मुझे विश्वास है बीजेपी को हराएगा इंडिया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। अब सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी ने यह कहा कि INDIA गठबंधन टीम की तरह काम कर रहा है। जरा सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात को रखने की कोशिश की। Important thing to understand is that this stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. अदिति, अगर इस फिलहाल पूरे घटनाक्रम को देखते हैं 2014 से लेकर अब तक, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM बने, उससे पहले इन्होंने लोगों को बताया कि जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे तो क्या करेंगे। जनता ने उन पर भरोसा किया। 2019 में उन्होंने ये बताया कि देश का सम्मान कैसा किया जाता है ये हमने साबित किया है और हम वो दमखम रखते हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जनता ने उनको समर्थन दिया, जनता ने उनको जिताया। अब तीसरी बार सरकार कह रही है कि साहब देखिए जितने वादे किए थे और आज तक देश की राजनीति में जो मुद्दे रहे, इस बार हमने उन सबको निपटा दिया। यही कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी की अगर बात करते हैं तो विपक्षी गठबंधन में ज्यादातर पार्टी रीजनल पार्टीज हैं और रीजनल पार्टीज की अपनी राजनीति क्षेत्र पर आधारित होती है, जाति पर आधारित होती है, वहां का जो समीकरण होता है उस पर आधारित होती है। तो क्या ये मानकर चले कि अभी अपनी स्ट्रैटेजी को ही ये पार्टी तैयार नहीं कर पा रही? क्योंकि जब आप देश के मुद्दों पर साथ आने की बात करेंगे तो आपके जो खुद के मुद्दे हैं स्थानीय, जो जिन पर आप राजनीति करते हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। क्या ये भी एक रीजन है कि वो जो समावेश होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा सबके बीच में, क्योंकि सबकी पॉलिटिक्स अलग अलग है? आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा दिया, लेकिन फिर भी पहले नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। 2014 से लेकर अब तक शौचालय से लेकर गैस से लेकर जो महिला सेंट्रिक योजना रही, ज़्यादातर अपन देखें तो महिलाओं को एक सेंटर बनाया। और अभी तो 2024 के चुनाव से पहले असली तुरुप का इक्का नरेंद्र मोदी या सरकार का आया ही नहीं। लेकिन एक परसेप्शन नरेंद्र मोदी ने देश भर में, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हाल ही में
राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और तब मैं जब सर्वे के लिए गई लोकसभा के और विधानसभा दोनों के, तो विधानसभा में भले ही अलग अलग तरीके की बातें आ रही हों, लेकिन लोकसभा में नरेंद्र मोदी का क्रेज ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये बात जरूर उठती है कि नॉर्थ में 100% परफॉर्म कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, साउथ की क्या उतनी सीटें आएंगी, उत्तर प्रदेश में जितना अच्छा प्रदर्शन किया है क्या सीटें कम होंगी, यही राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी का क्रेज है बना हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही है कि जब जब लाल किले से उन्होंने जो कुछ भी कहा वो या तो करके दिखाया, या जो उनका विजन था वो करने के बाद लाल किले से उसकी रिपोर्ट दी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा तो ये संवाद डायरेक्ट पब्लिक के साथ रखा, वाया वाया नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा, चाहे फिर वो देश में हो चाहे फिर वो विधानसभा में हो, ये बहुत बड़ा अदिति, जल्दी से मेरे एक जहन में ख्याल और आया है, ये ऐसे तो नहीं कि विपक्षी पार्टियां एक भ्रमजाल बुन रही हैं कि बीजेपी को ये लगे कि हमारे भी सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन हम अपने अपने राज्य में बेहतर तरीके से काम करते हैं, कि बीजेपी भी आत्मविश्वास से ज्यादा लबरेज हो जाए और उसका बेनिफिट हमको मिल जाए। बिल्कुल सही है। देखिए ये तो पूरा परसेप्शन की राजनीति है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कोई भारतीय जनता पार्टी तैयार थोड़ी है, लेकिन टिकट पहले अनाउंस, आज तक अगर पिछले 2 दशकों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी इतने पहले चुनाव के टिकट अनाउंस नहीं करी, लेकिन ये परसेप्शन दिया कि हम तैयार हैं, जबकि सही मायने में वहां का जो एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन मेकिंग विधायक जो पिछले लंबे समय से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक लोकल पत्रकार ने मुझे फोन करके कहा कि आज लिस्ट आएगी। मैंने कहा यार तुम लोग के पास कोई खबर होती नहीं है, और 10 मिनट बाद लिस्ट आ गई। तो ये बात उन्होंने जिक्र किया कि भाई हमें तो पता ही नहीं था कि लिस्ट आ भी सकती है। तो इंडिया भी परसेप्शन कर रहा है, ये बीजेपी भी परसेप्शन, लेकिन इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी इशू है वो ये है, एक तो सीट शेयरिंग, क्योंकि जैसा आपने कहा राष्ट्र के मुद्दे अलग है, रीजनल के मुद्दे अलग है। कर्नाटक की जीत के बाद मंसूबे बड़े ही बड़े हुए हों कि हम लोकल मुद्दों के साथ चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश के चुनाव में आप नरेंद्र मोदी को काउंटर किस पे करेंगे, रीजनल मुद्दों पे, तो उसकी एक रणनीति बननी जरूरी है। जाहिर सी बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदिति और प्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देखिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जब आप एक साथ आ रहे हैं, जाहिर सी बात है हर नेता के मन में यह भी एक ख्वाब जरूर है कि वो देश के बड़े पद पर बैठें। अब जिसका पलड़ा भारी होगा, जाहिर सी बात है वो कुर्सी भी उसको मिलेगी। अब पलड़ा तब भारी होगा जब आपको सीट ज्यादा मिलेंगी, आप जीत ज्यादा पाएंगे।